जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। आइए तो देखते हैं आज हम लोग इतिहास की दूसरी क्लास। पहले हमने पढ़ा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल। हमने इतिहास के बारे में बताया था। इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमने देखा आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। और चौथा जो काल है वो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है, तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से समझा था उसको और सबको पसंद भी आया होगा। आज हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो हम जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में हमने उसमें बताया था कि जिसमें हमारे पास न लिखने के लिए पढ़ने के लिए कोई भी स्रोत नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें हमारे पास पढ़ने के लिए कोई स्रोत तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए आज तक, तो आखिर वो क्या था? ऐसी जो चीजें जो आज तक पढ़ी नहीं गई, तो जैसा कि हम आगे अभी बात करेंगे थोड़ी देर में कि कैसे कैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितने कितने हमारे लिपियां मिली हुई हैं, हम लोगों ने आज तक उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, हमसे पढ़ा ही नहीं गया, यानी अभी तक वे किस टाइप की क्या लिखा है उनमें कि एक अनुमान ही लगाया गया है कि आखिर ये क्या होगा। ठीक है, लिखावट है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, और जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको इतिहासकारों ने किस में डाल दिया? आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल इंटर करके आए होंगे अब तक, तो उसमें हर लेसन में होता था इतिहास। अगर किसी के पास होगा तो उसको अच्छे से पता होगा और एक बार और उसको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं भी आया होगा अब तक समझ में तो आज के बाद आप ये भूलने वाले नहीं हो कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब हमें क्या है कि इतिहास को ऐसे पढ़ना चाहिए एक कहानी के टाइप से, यानी हमको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, अगर हम उसको खाली रट्टा मारने के लिए या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए फिर वो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी चीज़ें। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा, हमें क्या है कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कहानियों के माध्यम से जानेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि इसको मतलब आगे क्या होगा, क्या कहानी है इसके अंदर, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे लोग रहे होंगे, हमारे दिमाग के अंदर बातें ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, तो बहुत ही रोचक तथ्य है हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। वैसे ही जैसे हमने पाषाण काल पढ़ा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मानव आया, कैसे वो मानव जो था खानाबदोश से और एक सभ्य मानव के रूप में परिवर्तित होने लगा, कैसे कैसे उसने कृषि की, कैसे कैसे उसने नई नई चीज़ों की खोज की। वैसे ही अभी ये क्या हुआ है कि उसके बाद में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हमने देखा था पाषाण काल कब से चला था, तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद क्या हुआ कि 200 हमारे पास जो है 2000 सालों तक, ठीक है, 2000 वर्ष तक लगभग कोई भी ऐसा इतिहास नहीं मिला है। फिर एकदम से एक सभ्यता नई उभर के आती है और जिसका नाम होता है सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु, आखिर इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते थे और सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता एक चीज होती है कि लोगों का रहने सहने का ढंग क्या होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक सभ्यता वो हो जाती है। उस टाइम क्या हुआ करता था, आज से लगभग हम मान के चले कि 2021 खत्म हुआ है, अभी जस्ट 2022 चल रहा है, तो आज से लगभग तुम्हारा ये मान के चलो 5000 वर्ष पूर्व, यानी 5000 वर्ष पूर्व के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। अच्छा, तो उस टाइम क्या और भी सभ्यता थी? तो बिल्कुल और भी सभ्यताएं थी। कौन कौन सी वो सभ्यताएं थी? तो सबसे पहले आती है हमारी जो है विश्व के अंदर, यानी हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर 4 सभ्यताएं थी। 4 सभ्यताओं में से कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक तो हम अपनी, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारत की सभ्यता का नाम सबसे नंबर 1 पे लिखते हैं, जिसका नाम था सिंधु सभ्यता। किस नाम से? सिंधु सभ्यता।
सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, या क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। या इसको हम सिंधु घाटी या सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु और सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, एक तो हो गया हमारा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, ये तो एक ही बात हो गई, ठीक है। या इसको हम कहते हैं सिंधु और सरस्वती सभ्यता, या फिर हम इसको कहते हैं, या तो हम इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अभी इनका अलग अलग कारण हम बताएंगे आप लोगों को कि आखिर सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु और सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो ज्यादातर जब खुदाई कोई भी चीज हो जाती है कि बहुत साल हो जाए, अगर कोई भी चीज, जैसे अभी मान लो कोई शहर है, जैसे मान के चलो कि दिल्ली है, तो आज से 2000 या 3000 4000 साल बाद क्या होगा, हो सकता हो दिल्ली रहे या ना रहे, या कोई भी ऐसा शहर हो, तो वहां पे जैसे भूचाल आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, बहुत सारे मतलब कि धरती उलट पुलट हो जाए, फिर क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी जम जाएगी। अब मिट्टी जम जाएगी, उसके बाद पानी, कचड़ा, कूड़ा सब जमा हो जाएगा, और फिर कभी 2-4-10,000 साल बाद इसकी खुदाई होगी तो वहां पे कुछ अवशेष निकलेंगे। अब जिस नाम से इसको पहली बार खुदाई होगी, ठीक है, वहां पे इसको नाम दे दिया जाता था। तो उस टाइम पुराने कालों में क्या होता था कि जो भी जहां पे पहला स्थान कुछ भी मिलता था तो वहां पे उसी के नाम से उसका नामांकन किया जाता था, यानी नामकरण कर दिया जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो इसकी खुदाई हुई तो हमें क्या एक ही स्थल मिला, नहीं, एक स्थल तो बिल्कुल नहीं मिला, कि अगर हम आगे देखेंगे तो लगभग अब तक जो है, अब तक इसके स्थल मिल ही रहे हैं। लगभग हमें 1500 प्लस, यानी 1500 से भी ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। 1500 में स्थलों में जो ज्यादा शुरुआत में खुदाई हुई उस टाइम सिंधु नदी के किनारे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा हम भारत का मैप बना के आप लोगों को समझाएं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये हमारा भारत है, ये छोटा सा भारत बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हुआ क्या था, यहां पे आप लोग पता है एक झील थी, झील थी नहीं, अभी झील है, जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है, मानसरोवर झील, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी। ये जो नदी निकलती है ये भारत और पाकिस्तान, अब उस टाइम क्या था कि भारत और पाकिस्तान एक में ही था, तो ये पूरा एक में ही होगा, यानी भारत में ही होगा सारा कुछ, ठीक है। तो मानसरोवर जो झील थी, यहां से एक नदी निकलती थी, निकलती है, अभी भी निकल ही रही है, जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। क्या नाम है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जिसका नाम है, तो पहले के लोग क्या होते थे कि नदियों के किनारे ज्यादा बसते थे। क्यों, क्योंकि एक दो कारण होते थे उसके। पहला कि जो घर हैं यहाँ जो लोग रहते थे उनको थोड़ा सा पानी वानी का आराम हो जाता था। अभी उस टाइम क्या होता था, हैंडपंप वगैरह नहीं चलते थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, टंकी वगैरह नहीं होंगी, ठीक है, होंगी क्या, थी नहीं। अब क्या होता था कि लोग नदियों के किनारे ज्यादा बसते थे ताकि उनको सुविधाएं रहें, पानी वानी की सुविधा रहे, स्नान वगैरह करने कहाँ जाते थे, नदी में ही जाते थे। दूसरा कारण ये रहता था कि लोग ज्यादातर शिकार पे भी निर्भर रहते थे। अब क्या करते थे कि नदी के किनारे वे लोग रहते थे और नदी के किनारे जंगली जीव यानी कोई भी जंगली जानवर आया करते थे पानी वानी पीने के लिए, तो उनको शिकार करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती थी। तो ज्यादातर लोग जो थे वो नदियों के किनारे बसा करते थे। अब नदियों के किनारे बसा करते थे तो होता क्या है, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे ऐसे ऐसे घर इन लोगों ने बना रखे थे अपने। अच्छा, जब घर बना रखे थे, जब खुदाई हुई इसकी पहली बार, तो सबसे ज्यादा जो हमारे नगर मिले हुए हैं वो सिंधु नदी के आसपास में मिले हैं। जैसे इस साइड में देखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत सारे ऐसे नगर मिले हैं जो सिंधु नदी के किनारे ही मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो पहले खुदाई में सिंधु नदी के किनारे मिले तो इसका नामकरण क्या रखा गया, सिंधु सभ्यता। अब दूसरी बात देखते हैं, सिंधु और सरस्वती सभ्यता क्यों। तो हुआ क्या कि
कि सिंधु और यहीं से बगल से निकलती थी एक नदी सरस्वती। ठीक है, तो अब सरस्वती के किनारे भी लोग रहते ही थे। ये सभ्यता जो थी बहुत बड़ी थी, हमारे विश्व भर में पूरी 4 सभ्यताएं थी, लेकिन जो भारत की सभ्यता थी वो लगभग इनसे 12 गुना बड़ी थी। यानी तीनों सभ्यताओं को मिला लिया जाए और एक सिंधु सभ्यता, तो उन तीनों सभ्यताओं से लगभग कितनी 12 गुनी बड़ी थी। ठीक है, अब होता क्या था कि सिंधु और यहीं पे बगल से निकली थी एक सरस्वती नदी। अब सरस्वती के नदी के किनारे भी बहुत सारे नगर मिले हुए, तो उसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु और सरस्वती। लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं रहा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि ये सिंधु नदी के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, यानी ज्यादा जिसको मान्यता मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अच्छा, तीसरी चीज हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे, तो सबसे पहले जो हमारा खुदाई में नगर मिला हुआ है जिसका नाम था हड़प्पा, तो पहला नगर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चीज पहले मिल जाए उसी के नाम पे उसका नामकरण किया जाता था पुराने जमाने में। अभी भी होता है कि कोई चीज नहीं है तो उसी के नाम पे वो चलने लगता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा पहला नगर था जिसके नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी भारत की सभ्यता। ठीक है, ये हो गई हमारी भारत की सभ्यता। दूसरी जो हमारी सभ्यता थी, दूसरी हमारी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यता थी इराक की, इराक यानी फारस। अब क्या था कि एक तो ये सभ्यता थी, ठीक है, दूसरी जो थी तीसरी हमारी नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। और चौथी जो हमारी सभ्यता थी, तो आप लोग पता होगा जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो चीन की सभ्यता मानी जाती है। कौन सी, चीन की सभ्यता। लेकिन एक चीज बताइए आप लोग, क्या इन चीजों का कोई साक्ष्य है कि कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है? तो ये एक केवल जो है एक अनुमान के आधार पर इनको बताया गया है कि जो 4 सभ्यताएं हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, ये तो 3 सभ्यताएं हो गई और चौथी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो थोड़ा सा अगर हम इनका भौगोलिक स्वरूप देख लें कि यहाँ कहाँ से कितना था, कि हमारी सिंधु सभ्यता कैसे फैली हुई थी। कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि सिंधु सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो आज के समय देखें तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है बलूचिस्तान। कौन सा पड़ता है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एकदम पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में एक जगह थी बिल्कुल सबसे लास्ट में पश्चिमी छोर पे, जिसका नाम था सुतकांगे डोर। क्या नाम था? सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर ये सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, दूसरा जो हमारा था एक यहाँ पे पड़ता है जम्मू कश्मीर भारत के अंदर, और इसका नाम था मांदा। क्या नाम था? मांदा। ठीक है, ये किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे था। किसके? चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है, तीसरा जो हमारा पड़ता है एक मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर, आप लोग जानते होंगे मेरठ, और मेरठ के अंदर ये स्थान था और जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो तीसरा जो स्थान था हमारा, चौथा, ये जो है ये स्थान हमारा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ता है? ये तो हो गया यूपी, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये बलूचिस्तान, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो था हमारा वो कहाँ पड़ता था? ये हमारा पड़ता था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में जो हमें नगर मिला हुआ है जिसका नाम है दाइमाबाद। कौन सा नाम है? दाइमाबाद। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें
तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सिंधु सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, चतुष्कोणीय थी, षटकोणीय थी या त्रिभुजाकार थी? तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कैसी थी, एक त्रिकोणीय सभ्यता थी। कैसी थी? त्रिकोणीय सभ्यता थी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई थी, पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई थी, वो कितनी थी? 1600 किलोमीटर। कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और दूसरी हम वही बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वो कितना था। तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो सारी चीजें हम लिख के बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई भैया डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है, तो हम कुछ चीजें जो बोल सकते हैं आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे। ठीक है, हर चीज हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, कुछ चीजें जो होंगी जो हम बोलते रहेंगे आप शब्दों पे ध्यान देना और उनको अपनी कॉपी पे नोट करना। क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको सब कुछ बता देते, लेकिन हमारे पास हम भैया देसी जुगाड़ वाले इंसान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें बोलते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होगा उसको हम नोट करते रहेंगे। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए अब इसकी हम बात करते हैं कि खोज के बारे में कैसे कैसे इसकी हमको जानकारी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खोज के बारे में अगर हम देखते हैं तो पहली बार एक अंग्रेज हमारे यहाँ पर्यटक थे जिनका नाम, जर्नलिस्ट थे और जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। पर्यटक थे, अंग्रेज पर्यटक थे, चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। हमारे साथ साथ आप लोग बोलते जाइए क्योंकि बोलोगे तो याद रहेगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही साथ साथ में बोलते जाइए और कॉपी पे नोट करते जाना। ठीक है, एक बार रफ पे नोट करना, फिर एक बार फेयर बनाना, बस आप लोगों को याद हो जाएगा। और चाहे तो आप अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आप लेटे लेटे 2-3 बार वीडियो हमारी देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। और वैसे चीजें तो समझ में आ ही रही होंगी। तो जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, अब ये आए घूमने। क्या होता था उस टाइम, तो अंग्रेज तो थे ही हमारे यहाँ, आप लोगों को पता ही है। अब वो क्या करते थे कि चलते थे, जैसे कि भारत वालों को कैसे हम लोग लूट रहे हैं, चलो देखें चल के। तो यहाँ देखने आते थे कैसे लूट रहे हैं, भारत में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये आए घूमने भाई साहब 1826 में। कब आते हैं? 1826 में। सन 1826 में ये गए घूमने के लिए और इनको पता चला, यहाँ पे इनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज जो है जमीन के अंदर है। अब कोई भी चीज होगी, पुरानी चीज हो जाएगी जिसको 200-400 साल हो जाएंगे या 2-4 हजार साल हो जाएंगे, वो कहाँ रहेगी? जमीन के ऊपर तो नहीं रखी रहेगी, ना ही तो पेड़ में लटकी मिलेगी। अब क्या होगी? नीचे ही तो होगी। तो इनको एक मिलता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा उनको प्रतीत होता है, कुछ जानकारी मिली होगी, चाहे ईंटें वीटें मिली हों। तो देख के इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पुराना जैसे खंडहर टाइप का है। ठीक है, तो इसकी जानकारी ये देते हैं, किसमें देते हैं जानकारी? ये इनकी एक पत्रिका निकालते हैं, उसमें एक जानकारी देते हैं जिसका पत्रिका का नाम था, नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनकी पत्रिका का नाम था द नेटिव ऑफ जर्नी। द नेटिव ऑफ जर्नी, इसमें इसका ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई पुरानी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कुछ समय बीतने के बाद 1853 में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पहली रेल चली थी। तो अब 1853 में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर थाने तक, सबको पता होगा। ठीक है, उसी के समय मतलब 2-3-4 साल के बाद, ठीक है, होता क्या है कि कराची से लेकर लाहौर तक, ठीक है, कराची से लेकर लाहौर के बीच में 1856 की बात है ये। 1856 में पटरियां बिछाई जा रही थी। कौन सी पटरियां? रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। अब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो पटरियां बिछाई जाती हैं, या कोई रोड का निर्माण होता है तो होता क्या है कि खुदाई होती है वहां पे। अब वहां पे खुदाई हो रही थी तो 2 भाई थे जिनका नाम था, जिनको हम बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बर्टन बंधु से के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन लोगों को कुछ ईंटें मिली। अब ईंटें किसकी मिली? पक्की ईंटें मिली। तो इन लोगों ने थोड़ी सी मतलब देखा कि ईंटें मिल गई हैं तो बताया इन लोगों ने कि हमें जो है पुरानी ईंटें, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी को फिर भी कुछ इतना पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता है।
तो क्या किया, जो ईंटें मिली उठा के भैया किस में लगा दिया, इन पटरियों के बीच में लगा देते हैं। अब दोनों भाइयों का नाम क्या था, तो पहले जो थे उनका नाम था विलियम बर्टन, विलियम बर्टन, विलियम बर्टन, और दूसरे जो भाई थे उनका नाम था जेम्स बर्टन। इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जानते थे। किस नाम से, बर्टन बंधु। इन्होंने कब जानकारी दी, 1856 में। ठीक है। अच्छा, एक उस टाइम पुरातत्व विभाग के हेड हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कुछ इन्होंने भी बताया था सन 1853 में। ठीक है, इसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने कब जानकारी दी, 1853 में। अब यहां से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक इसकी प्रॉपर जानकारी किसी को भी नहीं मिली। जो चीजें थोड़ी बहुत चीजें मिली, लेकिन किसी को यह अनुमान नहीं था कि यहाँ पे भारत के अंदर कोई इतनी बड़ी सभ्यता होगी। अब होता क्या है कि अब बात आती है सन 1921 की। कब की, सन 1921 की। 1921 में पुरातत्व विभाग के एक हेड हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था, सर जॉन मार्शल। क्या नाम था, सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल उस टाइम यानी पुरातत्व विभाग, वेत्ता इनको बोलते थे। क्या बोलते थे, पुरातत्व वेत्ता, यानी जो खुदाई उदाई करवाते थे और जो जिनकी देख रेख में खुदाई होती थी उनको पुरातत्व विभाग का हेड कहा जाता था। तो इन्हीं लोगों को पुरातत्व वेत्ता, जमीन के अंदर की खुदाई जो करते थे और उनसे चीजें जो प्राप्त होती थी, तो ये लोग उन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी ही देख रेख में दो भारतीय होते हैं जिनका नाम था, एक हमारे भारतीय थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, क्या नाम था, दयाराम साहनी। दूसरा नाम है जिनका नाम है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो सबसे पहले सन 1921 में, कब, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, यानी खुदाई की। तो इनको कौन सा नगर मिलता है, हड़प्पा। कौन सा नगर मिलता है, हड़प्पा। और राखलदास बनर्जी जस्ट उसके अगले साल यानी 1922 में, कब, 1922 में इनको कौन सा नगर मिलता है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अब देखो कई बच्चे होते हैं इनका सीक्वेंस भूल जाते हैं, कैसे हम इनको याद रखें। तो कैसे याद रख सकते हैं, दयाराम साहनी नाम कैसा है, ठीक है, इनसे छोटा है। यानी कभी क्या करते हैं, राखलदास बनर्जी लगा देते हैं हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में लगा देते हैं, हड़प्पा में लगा देते हैं राखलदास बनर्जी, और मोहनजोदड़ो के अंदर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है थोड़ा सा छोटा नाम है, तो यहाँ पे हड़प्पा का नाम भी छोटा है। ठीक है, अगर राखलदास बनर्जी की बात करें तो इनका नाम बड़ा है, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का भी नाम क्या है, बड़ा है। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मन हो वैसे याद रखें, पर इनका सीक्वेंस गलत नहीं करना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हड़प्पा की खोज किसने की थी या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। कई बार तुमको बहुत सारे स्थल मिलेंगे जिसमें हमारे 15 से 20 जो है नगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको हमको याद करना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखते हैं इनके निवास स्थान के बारे में कि आखिर ये लोग कैसे, इनकी सभ्यता थी, कैसे ये लोग रहते थे, और ये आखिर कहाँ से आए। जो हमारे सिंधु निवासी थे ये थे कौन। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, हम इसको डब कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये निवासी कहाँ के थे, कहाँ से आए, इनकी सभ्यता कैसी थी। तो अगर हम देखें कि कई बार मतलब अलग अलग इतिहासकार है, अब जो आया अपने तरीके से बताता है। ठीक है, अगर हमने सिंधु सभ्यता आप लोगों को पढ़ाई है तो हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई और आया
तो वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है, और किसी और ने पढ़ाया भी होगा तो उसका तरीका और होगा। वैसे ही अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कालक्रम क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हम यहाँ पे डाल लेते हैं पहले, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम इसका पहले डालते हैं काल, यानी काल। अब सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में उतना ही मतभेद है जितना कि भगवान धरती पे है या नहीं। बात समझ रहे हो आप लोग? यानी इसका काल जो ये आता है वो अपने अपने हिसाब से बनाता है। क्या क्या देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दयाराम साहनी, क्या नाम था? दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भैया जो कालक्रम है वो 3200 ईस्वी से लेकर 3200 BC ईसा पूर्व से, ठीक है, 3200 से 2750 BC तक माना है। दयाराम साहनी ने 3200 से लेकर 2750 BC तक माना है। अच्छा, और बाकी इतिहासकार क्या क्या मानते हैं और जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है वो क्या है? तो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है उसको माना जाता है 2300 BC से, BC यानी BC के बारे में, ईसी के बारे में, ईस्वी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बता रखा है आप लोगों को। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या है? BC, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो 2300 से लेकर 1750 BC इसको सबसे ज्यादा इतिहासकारों ने अपना मत दिया है। ठीक है, अगला जो है, कई बार तुमको ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 2500 BC से लेकर 1700 BC। ठीक, तो ये इनका कालक्रम है। और जो हमारा सबसे ज्यादा सर्वमान्य कालक्रम है वो वाला हमारा कौन सा है? ये। ठीक है, 2300 BC से लेकर 1750। आप लोग ऐसे याद रखिए आराम से। ठीक, तो जब पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जिसमें कंफ्यूजन होती है और कोई चीज क्लियर नहीं होती है उसको आयोग पूछता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलते, या देखने को मिलेंगे तो ये अगर आपको मिल जाए तो ये हमारा 2350 से लेकर 1750 BC सर्वमान्य है। अब देखते हैं कि जो सिंधु निवासी थे ये कहाँ के निवासी थे, कौन थे आखिर? तो अलग अलग इतिहासकारों का मत है, जिसमें कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जो थे सिंधु निवासी, जो हमारे विदेशी इतिहासकारों के हिसाब से, विदेशी इतिहासकार, ठीक, विदेशी इतिहासकार इनको क्या मानते हैं? विदेशी इतिहासकार इनको ये कहते हैं कि ये जो है इराक, मेसोपोटामिया यानी बाहरी थे, एशिया के तरफ के थे, जैसे मध्य एशिया की तरफ के थे। तो मध्य एशिया के तरफ का भाग आप लोगों को पता होगा कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब आता है, उसके बगल में ही इराक है, अफगानिस्तान से थोड़ा सा हटके। ठीक है, तो ये मानते थे कि ये सिंधु जो सभ्यता वाले हैं, सिंधु सभ्यता के निवासी जो हैं, ये कहाँ के हैं? ये सिंधु निवासी भारत के निवासी नहीं है। कहाँ के हैं फिर? ये बाहर के हैं। तो बाहर कहाँ? मध्य एशिया की तरफ के, मध्य एशिया, ठीक, या मेसोपोटामिया सभ्यता निवासी, मेसोपोटामिया के निवासी थे, पोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। अच्छा, अब ये लोग क्यों ऐसा मानते थे कि ये लोग वहां के निवासी हैं? तो देखो कुछ ना कुछ इन लोगों में एक कॉमन चीज थी, जैसे नदी के किनारे वो लोग भी बसते थे। अब पुरानी जो सभ्यताएं जो थी वो सारी की सारी नदियों के किनारे थी। जैसे कि हम देखें नील नदी की सभ्यता तो नील नदी के किनारे थी, वैसे ही चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे थी। भारत की सभ्यता ये कहाँ की थी? ये हमारी सिंधु नदी, सरस्वती नदी के किनारे की थी। ठीक है, उसके अलावा जो ये लोग मानते थे, ये कहते थे कि बहुत ज्यादा कॉमन, यानी पक्के घर वहां भी मिलते हैं, पक्के घर यहाँ भी मिलते हैं, ये लोग भी व्यापार करते हैं, वो लोग भी व्यापार करते हैं, इनका रहने का ढंग और उनका रहने का ढंग एक जैसा है। लेकिन ये केवल विदेशी इतिहासकारों का मत था।
ठीक है। तो हमारे जो इतिहासकार थे उनका मत क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या इनको जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत है वो इनको द्रविड़ मानते थे। क्या मानते थे? द्रविड़। और द्रविड़ कौन? दक्षिण भारत के। ठीक है, तो ये सिंधु निवासी कहाँ के माने जाते हैं। अब ये चीज कोई केवल अनुमान के आधार पर है, हम फिर बता रहे हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके बारे में 2000 साल पुरानी चीजें जो हैं वो 3000 5000 साल पुरानी चीजें, हम केवल एक आंक सकते हैं उनको, यानी अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान भी किस आधार पर लगाया जाता है, तो एक आप लोगों ने सुना होगा C14, यानी कार्बन 14 की पद्धति से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी जीवाश्म की आयु का पता किस पद्धति के द्वारा लगाया जाता है, तो कार्बन 14 या C14 की पद्धति से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कई बार ये आया था, अभी भी आया था जल्द में ही किसी एग्जाम के अंदर, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, फिलहाल ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा दूसरी चीज, अब ये लोग निवासी हो गए, सभ्यता इनकी कैसी थी, तो अगर इनकी हम सभ्यता माने, यानी ये लोग कैसे थे, तो ये लोग हमारे जो थे ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। अच्छा, क्या शहरी सभ्यता पहले आई थी? हाँ जी बिल्कुल, शहरी सभ्यता क्या थी, भारत के अंदर शहरी सभ्यता पहले आई थी। ठीक है, यानी जो शहरी लोग थे वो पहले आए थे और ग्रामीण लोग वो बाद में आए। ठीक, अच्छा अब देखते हैं, कई लोग इनको जो मानते थे वो क्या मानते थे, जैसे कि द्रविड़। द्रविड़ तो सर्वमान्य हो गया। ठीक है, एक थे तुम्हारे रामचंद्र और लक्ष्मण कुमार के नाम के दो व्यक्ति थे, इतिहासकारी थे। क्या नाम था? रामचंद्र। ये वो रामचंद्र राम लखन नहीं, रामचंद्र और लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। तो ये लोग इनको क्या मानते थे? ये लोग इनको आर्य मानते थे, पर आर्य मानने का तर्क तो है ही नहीं। आर्य कैसे माने? अब आप लोगों को पता होगा कि आर्य जो है वो 1500 बीसी में आए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो 3000 बीसी या 2500 बीसी में आए। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली कि आर्य निवासी थे, लेकिन किस आधार पर? अगर हम देखें कि ये लोग थे शहरी निवासी, यानी इनकी जो सभ्यता थी, ये लोग शहरी पक्के मकान को बनाना जानते थे, पक्की ईंटें बनाना जानते थे, बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी चीजें बनाना जानते थे। लेकिन जो हमारे आर्य बाद में आए उनको क्या, वो ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, अगर यदि इनको आर्यों को इन चीजों का ज्ञान था तो फिर बाद में कोई मतलब इन्होंने ईंटों के पक्के घर क्यों नहीं बनाए? तो इस हिसाब से आर्य जो है गलत हो गया और इनको केवल इन्हीं लोगों ने माना कि ये क्या थे? आर्य। लेकिन जो सर्वमान्य हमारा वो क्या है? द्रविड़। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति कैसी कैसी थी, या व्यापारिक स्थिति कैसे कैसे, जो इनकी हर चीजें क्रियाकलाप अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा इसको डब कर ले। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब कि इनका रहने सहने का तरीका कैसे था। तो ये लोग कैसे रहते थे? इन लोगों का जो रहने का तरीका था, ये पहली बात तो शहरी निवासी थे। इनकी सभ्यता कैसी थी? शहरी। ग्रामीण यानी बाद में आए, गांव में लोगों ने रहना बाद में सीखा, शहर में पहले। ठीक है, अब ये कैसे रहते थे? इनके जो मकान होते थे, मकान कैसे होते थे? मकान कैसे होते थे? पक्के मकान हुआ करते थे, पक्के मकान। ठीक है, पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, यानी इनको अच्छा खासा नॉलेज था मकान बनाए कैसे जाते हैं, पक्के मकान कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही। और क्या? नाली, जो नाली मिली है, यानी नालियां जो होती थी पानी के लिए, पक्की नालियां, नालियां पक्की ईंटों की नालियां, और लकड़ी की नालियां। किसकी? लकड़ी की नालियां। कुछ जगह यहाँ पे लकड़ी की नालियां भी मिली हुई हैं। अच्छा, और क्या? इनके जो मकान होते थे, रास्ता होती थी, ये रास्ताएं जो होती थी, रोड होती थी, रास्ता कैसे होती थी? पक्की रास्ता। रास्ता कैसे होते थे? पक्के, यानी हर चीज एकदम
बहुत अच्छी तरीके से लोग, अब इन लोगों की जो थी रोडों की जो पद्धति थी, एक इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो है किस तरीके से इनका जो है बनाया हुआ था, पूरा जो शहर बनता था इनका, वो शहर कैसा बनता था। तो प्रत्येक शहर के अंदर यानी हर नगर के अंदर हमको देखने को मिलता था कि दो शैलियों में शहर बनता था। कौन सा? दो शैलियों में शहर बनता था। जैसे ये मान के चलो क्या है, ये एक शहर है, ठीक है, तो इधर क्या है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता था। अब एक में जो होते थे छोटे छोटे मकान बनते थे, ठीक है, इधर छोटे छोटे मकान, लेकिन मकान सबके पक्के होते थे, और इधर क्या होते थे, बड़े बड़े मकान बनते थे। अब इससे अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो कि बड़े मकान किसके होते होंगे, छोटे मकान किसके। तो इधर रहता था निम्न वर्ग, यानी गरीब लोग इधर रहते थे, कौन? गरीब लोग, और इधर अमीर। कैसे रहते थे? अमीर, ठीक। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इनकी कि जो शहर बटे हुए होते थे, एक तरफ गरीब रहते थे, एक तरफ पैसे वाले अमीर लोग रहते थे। दूसरी चीज अगर हम देखें तो सारे शहर क्या होते थे? पक्के होते थे, ठीक। इनकी रोडें जो होती थी वो ग्रिड पद्धति में बनी होती थी। कैसे? ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या होती थी कि प्रत्येक रोड यानी हर एक रोड इनको 90 अंश के कोण पे काटती थी, ना कुछ कम ना ही ज्यादा। यानी कैसे? अगर यहाँ पे 90 अंश पे जा रही है, बिल्कुल सीधी होती थी रास्ताएं, 90 अंश पे काटती थी। इनको क्या बोलते थे? ग्रिड पद्धति। क्या बोलते थे? ग्रिड पद्धति, ठीक है। इस अवस्था को हम क्या बोलते थे? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के आधार पर इनकी पूरी जो है नगरों की सड़कें बनी हुआ करती थी, और वो भी पक्की सड़कें। पक्की सड़कों के किनारे नालियां होती थी। कहीं कहीं जैसे लोथल लोथल के अंदर क्या हुआ है कि लकड़ी की नालियां, लकड़ी की व्यवस्थित रूप से नालियां पाई गई हैं, और इनकी जो रोडें होती थी बहुत ही पक्की। बाकी इनका जो होता था कि जैसे सफाई रहती थी, बहुत ज़्यादा सफाई रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चीज़ से बहुत ज़्यादा परिचित थे। आजकल तो जैसे सफाई नहीं मिलती है, एक से एक शहर में चले जाओ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। सोचो अब कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व आदमी इतना जागरूक था सफाई को लेकर, लेकिन आज के लोग कितनी गंदगी फैलाते हैं अच्छे अच्छे शहरों के अंदर, ठीक है। तो सफाई के प्रति जागरूक रहें, और इतिहास से हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। अगर कोई सीखना चाहे तो हर चीज़ हमको इतिहास से सीखने को मिल जाएगी। इतिहास क्यों लिखा जाता है? कि हमको चीज़ें समझ में आए। पहले जो हो चुका है वो घटना अगर गलत है तो वो दोबारा ना हो, और जो चीज़ हमें करनी चाहिए भविष्य में, अगर किसी चीज़ से लेकर पुरानी चीज़ों से फायदा हुआ है तो हम क्या करें? उसको दोबारा से रिपीट करें। तो इतिहास केवल पढ़ने का ही सब्जेक्ट नहीं है। आप इतिहास को समझो अच्छे से, कहानी के माध्यम से समझो, उसकी भावनाओं में जाकर समझो। अगर केवल रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो भैया इतिहास तुम्हारे किसी काम का नहीं, ठीक है। अगर उस चीज को समझ रहे हो आप तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ना कि केवल नौकरी के लिए, आपके जीवन के लिए, ठीक है। तो इतिहास से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी अगर हम जैसे बात करें कि वहाँ के पहले के लोग कैसे रहा करते थे, अब देखो आज के युग में भी इतने पक्के मकान नहीं होते हैं जितने उस टाइम हुआ करते थे, ठीक है। और जैसे कि रोडें उस टाइम हुआ करती थी, आज भी इतना, यानी हम मान के चलें कि अभी हम 5000 साल पीछे हैं, इतना डेवलप नहीं है जितना हमारी सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप थी, ठीक है। अब हम देखते थे कि मकान कैसे हुआ करते थे। जैसे ये मकान है, जैसे मान के चले ये क्या है, एक मकान है, ठीक, ये मकान है। तो आज के मकान क्या होते हैं कि इनमें जो है कि आगे की तरफ हमारा जो है प्रत्येक मकान होता है तो फ्रंट की तरफ गेट होता है बिल्कुल सामने। जैसे ये रोड गई है, यहाँ पे क्या है, एक रोड निकली हुई है, तो आदमी निकलता है किधर? रोड की तरफ निकलता है, ठीक है, अपना मुड़ा चला गया दाहिने बाइने जिधर जाना है। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि जो रोड होती थी उस रोड की तरफ क्या होता था कि यहाँ पे खिड़की होती थी, और मकान का जो मेन गेट होता था वो पीछे की तरफ होता था, ठीक है। अब वो क्यों पीछे की तरफ बताते थे तो उसका तो हमें भी पता नहीं चला है अब तक, जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। तो इनकी जो स्थिति थी, यानी हम कहें तो बहुत ज्यादा वो लोग डेवलप थे, समझदार थे, बाकी बहुत सारी चीजों से भी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बनाना जानते थे जो कि आज के जमाने में नहीं। उस टाइम कई सारी चीजें बनाए, तो आगे हम बताएंगे इनको कि क्या क्या चीजें जैसे इन लोगों ने बनाया है, जैसे आटा चक्की का भी निर्माण, स्विमिंग पूल वगैरह, ठीक है, और अन्नागार, तो बहुत सारी चीजें, मूर्तियां बनाना भी जानते थे, बर्तन बनाना जानते थे, एक से एक चीज बनाना ये लोग जानते थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में हम लोग विद्वान नहीं बनेंगे,
थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।